डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी विद्यार्थी और अन्य जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्राइबल्स मूवमेंट यानी जनजातीय आंदोलन भाग 1। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कृषि आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, विशेष करके बिजोलिया कृषि आंदोलन को पढ़ा। ये जो वीडियो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से तैयार किया गया है। इस वीडियो में आज हम जनजातीय आंदोलन के मुख्य रूप से क्या कारण रहे थे इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा जब आप 10th +2 जैसी क्लासें करके आए हैं या +1 भी करके आए हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, कि राजस्थान के अंदर कई जनजातियां रहती है। मुख्य रूप से भील है, मीणा है, गिरासिया है, डामोर है और सहरिया है। इस तरह से विभिन्न जनजातियां रहती है। इस वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से मेवाड़ राज्य के अंदर रहने वाली भील और गिरासिया जनजातियों के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ राज्य के जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र था उसे बोमट अथवा मगरा के नाम से जाना जाता था। ये बोमट मगरा पूछा जा सकता है, जैसे RS के 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में उसमें पूछा जा सकता है मगरा क्या है, बोमट क्या है, या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि मेवाड़ का जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है हिस्ट्री के, ये राजस्थान के इतिहास का जो जनरल नॉलेज है उसके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस बोमट या मगरा क्षेत्र के अंदर जो 2 जनजातियां भील व गिरासिया मुख्य रूप से निवास करती थी। यहाँ गिरासियों की तुलना में भीलों की संख्या अधिक थी और बोमट का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है वो खालसा और जागीर प्रशासन के बीच में बंटा हुआ था। शायद ये जानते होंगे कि खालसा भूमि कौन सी होती थी और जागीर भूमि कौन सी होती थी। जैसे मेवाड़ राज्य की जो पूरी भूमि है वो 2 क्षेत्र में बंटी थी। खालसा भूमि वो हुआ करती थी जिसके ऊपर शासक यानी राजा का सीधा नियंत्रण होता था, जबकि जागीर भूमि वो होती थी जो जागीरों में बंटी होती थी और उस पर जागीरदार का नियंत्रण होता था। वहाँ से होने वाली आय जागीरदार के पास आती थी और उसमें से कुछ हिस्सा केंद्रीय सरकार या राजा को जाता था, जबकि खालसा से होने वाली राय है वो सीधे केंद्रीय खजाने या शासक के खजाने में जाती थी। 1838 में मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है वो ब्रिटिश कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1841 ईस्वी में जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछा गया भी मेवाड़ भील कोर क्या है या इसकी स्थापना कब हुई। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पुलिसिंग व्यवस्था थी जो कानून व्यवस्था बनाने और जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1841 में इस्टेब्लिश्ड की गई। तो इसके बाद से मेवाड़ सरकार तो थी, या ब्रिटिश सरकार के ओर आने से जनजातीय जो क्षेत्र है उन इलाकों में अब परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगी, जिसके कारण एटलीस्ट जो ट्राइबल्स है उनको मूवमेंट का जो पाथ है या मार्ग है या रास्ता है वो अख्तियार करना पड़ा या उस तरफ चलना पड़ा। जिसके क्या कारण हो सकते हैं वो हम देखेंगे कि जनजातीय आंदोलन के क्या कारण थे। तो यहाँ मैं 9 कारण लिखे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। RS मेंस के अंदर भी ये टॉपिक मैं बता दूं आपको कि जनजातीय आंदोलन, और कई बार सीधे ही क्वेश्चन उसमें पुट होते हैं कि जनजातीय आंदोलनों के क्या कारण थे या राजस्थान के होने वाले जनजातीय आंदोलनों के पीछे कौन से कारक मौजूद थे या ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने जनजातीय आंदोलनों को, जनजातीय समुदाय को आंदोलन का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह का बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन है वो RS मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से आप इसको देखें। सबसे जो पहला कारण है वो है मेवाड़ सरकार द्वारा प्रशासनिक और सामाजिक सुधार, यानी मेवाड़ सरकार के द्वारा ऐसे कुछ सुधार किए गए जो मुख्य रूप से भीलों के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे या उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जिनका भीलों के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया गया। जैसे 1881 में मेवाड़ सरकार के द्वारा जनगणना करवाने का वहाँ पर प्रयास करना, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाना,
पुलिस और कस्टम चौकियों की स्थापना करना, डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, ये जो सारे प्रयास हैं ये सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के प्रयास थे। लेकिन भील चूंकि इन परिवर्तनों को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जब तक उनके पटेल या गमेती अथवा सामाजिक नेता उन्हें ऐसा करने या स्वीकार करने के लिए नहीं कह देता था, तब तक भीलों ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया और उन्हें ऐसे लगने लगा कि सरकार उनके आंतरिक मामलों में, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। दूसरा कारण हम देखें तो भीलों का पूर्णतः अशिक्षित व रूढ़िवादी होना भी भील आंदोलन के लिए या जनजातीय आंदोलन के लिए एक बड़ा कारण था। वो कैसे कि जो सुधार हो रहे थे, चाहे वो सामाजिक हो या प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हो रहे थे, वो सामाजिक सुधार होते हुए भी उनको सुधार नहीं लग रहे थे। उनको ऐसे लगता था कि उनकी जो परंपरागत जीवन शैली है उसके अंदर मेवाड़ सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है या अंग्रेजी प्रशासन के दबाव में ब्रिटिश मेवाड़ सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। या जैसे डायन प्रथा है वो वास्तव में बंद होनी चाहिए थी, या शराब और मीट खाने पर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए था। और बाद में ऐसा मोतीलाल और तेजावत जी ने और गोविंद गिरी जी ने किए भी प्रयास और कुछ बहुत तक सफल भी रहे। लेकिन अभी जो मेवाड़ सरकार है या जो ब्रिटिश सरकार है वो भीलों का विश्वास जीतने में सफल नहीं हुई। इसलिए उनके अशिक्षित व रूढ़िवादी होने से भी वो अपने सामाजिक सुधारों के महत्व को नहीं समझ सके और मेवाड़ सरकार के खिलाफ हो गए। तीसरा, ईसाई मिशनरीज द्वारा जनजातीय क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के प्रयास। चूँकि ब्रिटिश सरकार का इंटरफेयर इस क्षेत्र में हो गया था और ब्रिटिश सरकार अच्छी ढंग से जानती थी कि जो भी ट्राइबल्स एरिया था भारत में, वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है। आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में देख सकते हैं या मध्य भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल्स जनजातियाँ हैं वहाँ पर ये देखा जा सकता है कि बड़े स्तर पर उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन किया गया। ठीक इसी तरह का प्रयास इस बोमट क्षेत्र में भी किया गया। इन जनजातियों को ईसाई धर्म में प्रयास बदलने के प्रयास है वो ईसाई मिशनरीज के द्वारा किए गए, जो कि यहाँ के जनजातीय समुदायों को नागवार गुजरे, क्योंकि वो बड़े स्तर पर अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़ चुके थे। उनके रीति रिवाज और संस्कृति को धीरे धीरे वो अपनाते जा रहे थे, तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये उनके धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है और इसलिए भी वो आंदोलन के लिए तैयार हो गए। मेवाड़ सरकार द्वारा लाग बाग व भू राजस्व में वृद्धि करना। अब मेवाड़ सरकार ने भीलों के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से जो भी विभिन्न प्रकार के वनों से आय संपदा होती थी या जो छोटी मोटी ज़मीनें जोतकर वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, उस पर भू राजस्व बढ़ा दिया। इसके अलावा कई तरह की लाग बाग है वो भी लगा दी गई, बढ़ा दी गई। इससे भी जनजातीय समुदाय ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। जागीरदारों द्वारा बड़े स्तर पर इनसे बेगार लेना भी एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि इन जनजातीय समुदायों को जागीरदारों के घरों में, खेतों में, पशुओं और मवेशियों के लिए विभिन्न तरह की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार यानी ऐसा कार्य जिसके बदले में कोई भी भुगतान नहीं किया जाता था। तो इससे भी इन जनजातीय समुदायों में बहुत रोष था और इसी रोष ने आंदोलन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। सरकार द्वारा जंगलों की कटाई पर रोक लगाना। अब चूँकि जनजातीय समुदाय का बहुत सारा जीवन है वो जंगलों पर निर्भर था और सरकार ने जंगलों को काटने पर रोक लगा दी, जिसके कारण इनके आय का एक स्रोत है वो बड़ा प्रभावित हुआ। इससे भी इनको आंदोलन का मार्ग अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा सरकार द्वारा जनजातियों के आय के स्रोतों को कम करने का प्रयास भी, जंगल काटने पर रोक लगाना भी उन्हें ऐसे लगता था कि भी ये उनके अधिकारों में हस्तक्षेप है, चूँकि जनजातीय समुदाय जंगलों में रहता है और जंगलों पर वो अपना एकाधिकार मानते थे। इसलिए इस क्षेत्र में वो किसी भी सूरत में मेवाड़ सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जंगलों से उत्पाद होते थे उनके ऊपर भी बड़े स्तर के ऊपर कर लगाए गए। इसके अलावा इन क्षेत्रों से इनके एंटर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत सारे जंगलों को सुरक्षित और संरक्षित श्रेणियों के अंदर बांट दिया गया। इनकी जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनके उपयोग पर
एक तरह से बहुत कर लगा दिए गए, जिसके कारण वो चीज़ें बहुत सी महंगी हो गई। तो इससे उनकी आय है, जो पशुपालन है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लाग बाग या कर लगा दिए गए, उससे भी इनकी जो आय है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इसके अलावा जनजातियों की परंपरागत शैली के अंदर दखल अंदाजी भी इस आंदोलन का एक कारण था। जनजातीय समुदाय को ऐसा लगता था कि मेवाड़ सरकार के द्वारा ब्रिटिश हस्तक्षेप से उनकी जो परंपरागत जीवन शैली है, यानी उनके जो रहन सहन के तरीके हैं, जीने के तरीके हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो मेले त्यौहार है, उनके अंदर भी सरकार के द्वारा धीरे धीरे दखल अंदाजी बढ़ रही है। उसके कारण भी उन्हें आंदोलन का मार्ग अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लास्ट में हम कह सकते हैं कि गोविंद गिरी जी व मोतीलाल तेजावत के कुशल नेतृत्व ने भी जनजातीय आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये बहुत ही कर्मठ योद्धा थे, बहुत ही एक सुशिक्षित और ईमानदार कार्यकर्ता थे, जो दिल से ये चाहते थे कि जनजातीय समुदाय की स्थिति के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो इनके कुशल नेतृत्व ने भी जनजातीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से ये तमाम कारण हम लोगों ने देखे कि भी जनजातीय आंदोलन के क्या कारण थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गोविंद गिरी व मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों और गिराशियों के उत्थान और कल्याण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। थैंक यू। जय हिंद।